नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा स्वरूप संरचना एवं इतिहास इसे पढ़ने वाले हैं। इसके यूनिट 1 की वीडियो इससे पहले आ गई है। यूनिट 2 की यह वीडियो होने वाली है जिसमें हम हिंदी भाषा का स्वरूप देखने वाले हैं। इसमें 3 सब टॉपिक्स है। पहला है बोली और भाषा, जिसमें हम बोली और भाषा को समझेंगे, दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है हिंदी की बोलियाँ और तीसरा टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम बारी बारी से इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बोली और भाषा को समझते हैं। इसमें हम सब सॉरी इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा दो व्यक्तियों या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार का एक माध्यम होती है। भाषा एक सुव्यवस्थित, नियमबद्ध और मानक संचार माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह किसी समाज, राज्य या राष्ट्र की आधिकारिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति का साधन होती है। बोली क्या होती है, इसे देखते हैं। बोली किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली वह वाक्य पद्धति है जो स्थानीय जनता के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता और न ही इसे शासकीय मान्यता प्राप्त होती है। तो ये इसकी विशेषता है कि ना तो इसका कोई व्याकरण होता है और ना ही इसे कोई मान्यता प्राप्त होती है। अब हम भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, फिर हम बोली की विशेषताओं को देखेंगे, फिर भाषा और बोली के बीच में जो मूलभूत अंतर है उसे देखेंगे। तो देखते हैं भाषा की विशेषताओं को। पहली विशेषता है ये व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। जैसे हिंदी भाषा है, ये उत्तर भारत के पूरे बेल्ट में बोली जाती है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर बिहार, यूपी तक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा बोली जाती है, कई राज्यों में बोली जाती है। विस्तृत क्षेत्र होता है भाषा का। दूसरी इसकी विशेषता है बहुउद्देशीय प्रयोग इसका किया जाता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य, न्यायालय, मीडिया आदि औपचारिक क्षेत्रों में बृहद स्तर पर किया जाता है। इसका निश्चित व्याकरण होता है। भाषा का एक सुनिश्चित और मानक व्याकरण होता है। शासकीय मान्यता इसे प्राप्त होती है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। इसका एक मानक रूप होता है। भाषा का एक सर्वमान्य मानक रूप होता है कि भाषा ऐसी ही होनी चाहिए, जिसमें सर्वसम्मति होती है। सर्वमानक एक रूप होता है जो पूरे क्षेत्र में एक समान रहता है। इसकी छठी विशेषता है यह अंतर क्षेत्रीय संपर्क होता है। इसमें यह किसी सीमा तक सीमित नहीं होती कि यहाँ तक यही भाषा बोली जाएगी। यह दूसरे भाषा से भी संबंधित होगी। अगर बिहार के बाद बंगाल शुरू होता है तो बंगाल में जो बांग्ला बोली जाती है, तो जो वहाँ पे बॉर्डर होगा तो ऐसा कोई फिक्स बॉर्डर नहीं होगा कि यहीं तक हिंदी बोली जाएगी, इसके बाद हिंदी नहीं बोली जाएगी। उसका संक्रमण आगे की भाषाओं में भी देखने को मिलता है। यह सेतु भाषा का कार्य करती है। इसकी सातवीं विशेषता है कि एक भाषा में अनेक बोलियां समाहित होती है। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हैं जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। अवधी, ब्रजभाषा आदि इसकी कई बोलियां हैं। फिर इस भाषा में साहित्य रचना होती है। भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना की जाती है। इसका औपचारिक प्रयोग होता है। शासकीय कार्य हेतु औपचारिक रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा की एक सामान्य पहचान होती है। पढ़े लिखे वर्ग की भाषा के रूप में यह पहचानी जाती है। बोली की विशेषता को देखते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक छोटे से क्षेत्र में, जिसमें कहे तो किसी जिले में 2-3 जिलों को जोड़कर किसी तहसील में या किसी कुछ गांव तक ही यह सीमित हो, तो वह छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, तो वह बोली होती है। फिर इसका दैनिक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है।
लेकिन इसका कोई मानक रूप नहीं होता। ये इसकी विशेषता है कि ये छोटे स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है अपने भाव अभिव्यक्ति के लिए। फिर इसमें व्याकरण का अभाव होता है, इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है, इसको शासकीय मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसका कोई मानक रूप नहीं होता है जिससे सभी लोग माने कि ये बोली ऐसे ही बोली जाएगी। अगर हम कोई बोली को देखें, भोजपुरी भी है तो अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है तो वो उसका रूप अलग अलग है, कोई एक मानक रूप नहीं है उसका कि इसी प्रकार की ये भोजपुरी बोली बोली जाएगी। ये बोली की विशेषता है। फिर इससे स्थानीय संपर्क होता है, क्षेत्रीय लोगों के साथ बोलचाल तक ही यह सीमित रहती है। इस भाषाएं समाहित नहीं रहती, बोली स्वयं भाषा की एक उपशाखा होती है, यानी बोली जो है वो भाषा का ही हिस्सा है। हिंदी की कई सारी बोलियां हैं तो वो भाषा बड़ी है, उसके अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। फिर इसमें आत्मीयता का गुण होता है, ये अनौपचारिक रूप में प्रयोग होता है, बोली में अपनापन होता है। और बोलियों का साहित्य अगर देखें तो बोलियों में लोकगीत की रचना की जाती है, इसका सीमित साहित्य है, जैसे अवधि में रामचरितमानस की रचना की गई थी, और बुंदेलखंड में बघेली में, इन सभी भाषाओं में कई सारी लोकगीत हैं, मालवा में। तो इसमें लोक साहित्य इसका बहुत विकसित है। फिर ग्राम्य पहचान की भाषा भी यह कहलाती है कि किसी विशेष क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है तो ये बुंदेलखंड की पहचान हो गई। बुंदेलखंड का नाम ही बुंदेली भाषा के नाम पर रखा गया है, तो ये किसी स्थान की पहचान के रूप में भी जानी जाती है। जैसे बिहार में भोजपुर है तो वो भोजपुरी के नाम से भोजपुर बना है। तो इस तरह से क्षेत्रों का नामकरण भी होता है। अब हम बोली और भाषा के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है उसे देख लेते हैं। पहला तो क्षेत्र की बात करें तो भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है, बड़े स्तर पे वो बड़े क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, लेकिन बोली का बहुत सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। फिर प्रयोग के आधार पर देखें तो भाषा शिक्षा, शासन, साहित्य और मीडिया में इसका प्रयोग होता है, लेकिन बोली केवल दैनिक बोलचाल की रूप में ही अपनाई जाती है। व्याकरण के आधार पर देखें तो भाषा का एक निश्चित और लिखित व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण, फिक्स व्याकरण कोई नहीं होता। फिर शासकीय मान्यता देखें तो भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन बोली को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है। भाषा का मानक रूप होता है, बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। भाषा संपर्क के रूप में देखें तो ये अंतर क्षेत्रीय भी होता है, यानी भाषा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, वो दूसरे क्षेत्र में भी उसका संक्रमण देखने को मिलता है, लेकिन बोली केवल स्थानीय क्षेत्र में ही बोली जाती है, किसी छोटे गांव में या फिर किसी तहसील में, किसी जिला तक वह सीमित रहता है। फिर देखें तो अनेक बोलियां इसमें भाषा में समाहित होती है, लेकिन भाषा जो है वो उसमें कई सारी बोलियां समाहित होती है, लेकिन जो बोली है वो भाषा की ही एक उपशाखा है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। स्वभाव के स्तर पर देखें तो भाषा औपचारिक रूप में प्रयोग की जाती है और बोली अनौपचारिक रूप में प्रयोग की जाती है, जिसमें अपनापन हमें देखने को मिलता है, आत्मीयता हमें देखने को मिलती है। साहित्य के स्तर पर भाषा का विशाल समृद्ध साहित्य होता है, लेकिन बोली में लोक भाषा होती है यह, तो इसमें लोक साहित्य की कुछ लोकगीत वगैरह होते हैं, इसका बहुत सीमित और मौखिक साहित्य होता है। फिर पहचान के स्तर पर पढ़े लिखे वर्गों की पहचान है कि वो एक परिनिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ बोली का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप सिनेमा में भी देखेंगे तो जिस प्रकार का पात्र होगा उस प्रकार की बोलियां होती है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि कई फिल्मों में डायलॉग जो होते हैं वो भोजपुरी में होते हैं, क्योंकि ग्रामीण पात्र होता है।
तो वहाँ बोली को दर्शाया जाता है कि एक पढ़ा लिखा है तो वो अंग्रेजी में बात करेगा या फिर शुद्ध हिंदी में बात करेगा, और जो अनपढ़ पात्र होता है वो बोली का प्रयोग करता है। लिपि की बात करें तो भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती, प्रायः यह लिपि विहीन होती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि बोली से भाषा बनने की क्या प्रक्रिया है, बोली कब भाषा बन जाती है। अभी तक हमने देखा कि जो बोली है वो भाषा का ही उप शाखा है, यानी एक भाषा में कई सारी बोलियां होती हैं। लेकिन एक समय आता है जब बोली का विकास होता है तो वे भाषा का रूप ले लेती हैं। तो उस प्रक्रिया को देखते हैं। बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत ही सीमित क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में। जब इसका क्षेत्र प्रसार होता है, इसमें साहित्य की रचना होती है और इसका व्याकरण निर्मित होता है, एक सीमित व्याकरण होता है, एक मानक रूप हो जाता है बोली का। और जब इसे शासकीय मान्यता प्राप्त हो जाती है तब वह भाषा बन जाती है। बोली से भाषा बनने की प्रक्रिया है जिसमें हमें उसे शासकीय मान्यता मिलनी चाहिए, उसका एक व्याकरण हो, उसमें साहित्य की रचना हो और उसका क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, तब वो भाषा बनेगी। अवधी साहित्यिक भाषा बनी है। खड़ी बोली जो कि आज मानक हिंदी के रूप में विकसित हुई है। फिर ब्रजभाषा है, वो भी एक साहित्यिक भाषा बनी है क्योंकि इसमें साहित्य की रचना हुई, उसका एक सीमित व्याकरण हुआ और उसका क्षेत्र प्रसार हुआ, तो वह भाषा बन गई। हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां यहाँ उदाहरण के तौर पे दी गई हैं और इसका क्षेत्र दिया गया है, इसके साहित्यकार का नाम दिया गया है। अवधी है, अवधी लखनऊ और फैजाबाद के क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में उन्होंने रामायण का ही अपना एक यूटोपिया बनाया जिसमें आदर्शात्मक रामायण की रचना की है। फिर जायसी ने भी अवधी में ही अपने पदों की रचना की है। फिर ब्रजभाषा है, मथुरा और आगरा के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें सूरदास, मीराबाई और बिहारी के साहित्य देखने को मिलते हैं। भोजपुरी है, वो पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वांचल यूपी। इसमें भिखारी ठाकुर का साहित्य महत्वपूर्ण है। फिर मैथिली है, ये मिथिला बिहार का क्षेत्र है, जिसमें विद्यापति इसके साहित्यकार हैं। फिर राजस्थानी, राजस्थान में बोली जाती है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना राजस्थानी डिंगल पिंगल में की थी। फिर बुंदेली है, बुंदेलखंड में बोली जाती है, जगन्नी इसके रचनाकार है। फिर छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। इस प्रकार बोली और भाषा में मूल अंतर मात्र मान्यता और विस्तार का है। जब कोई बोली व्यापक क्षेत्र तक फैलती है, उसमें साहित्य की रचना की जाती है, उसका व्याकरण बनता है और उसे शासन द्वारा मान्यता मिल जाती है, तब वह भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार भाषा और बोली को हमने देखा। अब हम यूनिट 2 के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 2 में दूसरा टॉपिक है हमारा हिंदी की बोलियां। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, तो इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। हिंदी कोई एक रूपी भाषा नहीं है, यह अनेक उपभाषाओं और बोलियों का विशाल परिवार है। डॉक्टर गिरियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इसका विभाजन 5 उपभाषाओं के रूप में किया गया है और 17 इसकी बोलियां बताई गई हैं, जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। 5 उपभाषा कौन सी है वे देख लेते हैं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, फिर पहाड़ी और फिर बिहारी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, पहाड़ी की 3 बोलियां हैं और बिहारी की 3 बोलियां हैं। इस प्रकार कुल 17 बोलियां हिंदी की है, जो कि डॉक्टर गिरियर्सन बताते हैं। तो आइए हम इन्हें बारी बारी से देखते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। यह सरसौनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत, इसके क्षेत्र, बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी कुल 5 बोलियां हैं। पहला है खड़ी बोली, जो कि मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का ये सब क्षेत्र है, इस हिस्से में खड़ी बोली बोली जाती है। इसके महत्व की बात करें तो मानक हिंदी और उर्दू की जननी इसे कहा जाता है। अमीर खुसरो ने पहली बार काव्य रचना इस साहित्य में की थी। इसके बाद दूसरी बोली है ब्रजभाषा, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके महत्व की बात करें तो भक्तिकाल और रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा के रूप में इसे देखा जा सकता है। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना, सूरदास की रचनाएं इसमें बहुत सारी प्रचलित है। फिर तीसरी बोली है हरियाणवी, जिसे बांगलू कहते हैं। ये हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल, झज्जर आदि में बोली जाती है। इन क्षेत्रों में इसमें है के जगह सैस और महारा, थारा का प्रयोग किया जाता है इस बोली में, मारा और थारा। फिर इसके बाद चौथी बोली है बुंदेली, जो कि झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर, सागर आदि क्षेत्रों में, जो यूपी और एमपी का बॉर्डर है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। सौरभ द्विवेदी बुंदेलखंड के हैं, तो आप उनसे इन्हें जान सकते हैं। फिर कन्नौजी, जो कि कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद में बोली जाती है, ब्रज भाषा से मिलती जुलती कन्नौजी है, तो ये इसका क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, तो इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका क्षेत्र यूपी, छत्तीसगढ़ और एमपी है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर और रायबरेली के क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और जायसी ने पद्मावत की रचना की है। यहाँ तुलसीदास का एक कोटेशन है, मंगल भवन अमंगलहारी। फिर बघेली है, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हिस्से में। इसका क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी और शहडोल इसका क्षेत्र है। फिर छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में ये बोली जाती है। इसमें है के जगह हवाई शब्द का प्रयोग होता है और मेरा तुम्हारा के लिए मोड़ तोड़ का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से यह विकसित है। राजस्थान की वीरता और संस्कृति की वाहक यह भाषा रही है। इसकी पहली बोली है मारवाड़ी, जिसे डिंगल कहते हैं। ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्र में बोली जाती है। इसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। फिर दूसरी बोली है इसकी मेवाती, जो कि अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर तीसरी बोली है इसकी मालवी, जो कि उज्जैन, इंदौर और मालवा क्षेत्र में बोला जाता है। इसका लोक साहित्य, लोकगीत इसमें प्रसिद्ध है। फिर जयपुरी, जयपुर और अजमेर के क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें छ और छय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान की ये 4 बोलियां हैं राजस्थानी की। फिर इसके बाद पहाड़ी है। पहाड़ी की भी 3 बोलियां हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। जिसे पूर्वी पहाड़ी को नेपाली कहा जाता है, जो कि भारत, पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। पूर्वोत्तर भारत नहीं, पूर्वी भारत में, जो कि बंगाल का क्षेत्र है और सिक्किम, बंगाल के दार्जिलिंग और नेपाल का जो हिमालय से सटे हुए जो भाग है, उसमें पहाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्किम, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर नेपाल, इन तीनों जगहों पे नेपाली बोली जाती है। फिर मध्यवर्ती पहाड़ी यानी गढ़वाली जो है, वो पौड़ी, टिहरी और चमोली, जो कि उत्तराखंड का क्षेत्र है,
वहाँ बोली जाती है। फिर कुमायूनी भाषा है, कुमाऊनी नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। तो ये 3 पहाड़ी बोलियां हैं। फिर उसके बाद बिहारी है। बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के क्षेत्र में बोली जाती है। अ, भोजपुरी जो है वो बनारस, गोरखपुर, आरा, छपरा और विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक बोली जाने वाली यह बोली है। रउआ कैसन बानी इसका एक उदाहरण है कि आप कैसे हैं, इसको भोजपुरी में कहा गया है रउआ कैसन बानी। फिर मैथिली भाषा है, मैथिली बोली है। इसे भाषा की मान्यता प्राप्त हो गई है, ये बोली विकसित हो चुकी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में यह शामिल है। विद्यापति का साहित्य मैथिली में था, इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। और ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। फिर मगध का क्षेत्र जो कि बिहार में पड़ता है, पटना और गया का क्षेत्र है, वहाँ मगही बोली जाती है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की भाषा है। तो इस प्रकार से हमने 17 बोलियों को देखा। मैथिली भाषा हो गई है, हिंदी की 17 बोलियां हैं और कुल 5 उपभाषाएं हैं। इसी को हमने देखा, जैसे पश्चिमी हिंदी है, इसमें इसका उद्भव सौरसैनी से हुआ है। इसमें खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। दिल्ली और पश्चिमी यूपी में ये बोली जाती है। पूर्वी हिंदी जिसका उद्भव अर्धमागधी से हुआ है, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं और ये लखनऊ और छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। फिर राजस्थानी है जिसका उद्भव सौरसैनी से हुआ है और इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती आदि बोलियां हैं। ये राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर पहाड़ी है, खस से ये बनी है और इसमें 3 उपबोलियां हैं और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल से सटे क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल का ऊपरी हिस्सा और नेपाल। फिर बिहारी है, इसमें मगधी से इसका उद्भव हुआ है। इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही इसकी 3 बोलियां हैं। बिहार और पूर्वी यूपी के क्षेत्र में ये बोली जाती हैं। इस प्रकार हिंदी की ये उपभाषाएं और बोलियां भारत की विविधता में एकता का प्रमाण है। इन्हीं की जड़ों में पोषण पाकर हिंदी आज एक महान भाषा बनी है। तो इस प्रकार हमने 2 टॉपिक कवर किए। तो हमारे इस सेकेंड यूनिट का जो तीसरा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा के भौगोलिक क्षेत्र, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर पर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको हिंदी भाषा की बोलियां में उसके क्षेत्र को बताया कि कौन कौन सी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस प्रकार आप हिंदी भाषा के स्थानीय क्षेत्र को जान चुके हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत में हिंदी कहाँ बोली जाती है। तो ये एक एआई जनरेटेड मैप है, इसमें आप उतना ज़्यादा शब्दों को मत पकड़िएगा, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गलत टाइपिंग है। लेकिन इसमें आप क्षेत्र को देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। यहाँ से लेकर उत्तरी भारत का जो हिस्सा है वो उत्तरी भारत का पूरा हिंदी बेल्ट है, इसमें हिंदी बोली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बिहार में बताया था, 3 हिंदी की उपबोलियाँ हैं, मगधी, मैथिली और भोजपुरी। फिर झारखंड में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ बिहारी बोली जाती है। फिर इधर बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। फिर बुंदेलखंडी है, फिर मालवा वगैरह जो मैंने बताया था, फिर राजस्थानी है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इधर सिक्किम में नेपाली बोली जाती है जो कि हिंदी का ही रूप है, हिंदी की ही बोली है। सिक्किम में, दार्जिलिंग में और नेपाल में, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये पूरा जो उत्तर भारत का बेल्ट है यहाँ हिंदी बोली जाती है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को देखते हैं कि हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कितना बड़ा है। आज हिंदी केवल भारत की ही भाषा बनकर नहीं रह गई है, बल्कि यह एक विश्व भाषा के रूप में उभर कर सामने आई है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में इसका तीसरा स्थान है। दुनिया के अनेक देशों में हिंदी बोली, समझी और पढ़ी जाती है। भारतीय संस्कृति, प्रवासी भारतीयों, मीडिया, व्यापार और तकनीक के कारण हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लगातार विस्तृत होता जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो यहाँ हम देखते हैं। पहला है, प्रवासी भारतीयों के कारण हिंदी का प्रसार हो रहा है। भारत के लाखों लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा और श्रम कार्यों के लिए विदेश में गए। वे अपने साथ अपनी भाषा हिंदी को साथ में लेकर गए और भारतीय संस्कृति को भी अपने साथ ले गए। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो जैसे देशों में भारतीय मूल के लोगों ने हिंदी को जीवित रखा है। इन देशों में आज भी हिंदी बोलने, पढ़ने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रयोग करने की परंपरा बनी हुई है। प्रवासी भारतीयों ने हिंदी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया। दूसरा है, भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रभाव। भारतीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, रामायण, महाभारत और भक्ति परंपरा ने विदेशों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाई है। भारतीय संतों और धार्मिक संस्थाओं ने हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया। इस्कॉन ट्रस्ट, जो कि हरे कृष्ण आंदोलन से जन्मी है, प्रभुपाद जी इसके संस्थापक रहे। इस्कॉन ट्रस्ट जैसे संगठनों ने विश्व भर में हिंदी भजनों और धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया है। भारतीय त्योहारों, कथा प्रवचनों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से भी हिंदी का विस्तार हुआ है। तीसरा कारण है, बॉलीवुड और मनोरंजन उद्योग की भूमिका। हिंदी फिल्मों, गीतों ने हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बॉलीवुड की लोकप्रियता एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका तक फैली हुई है। विदेशी लोग हिंदी गीत गाते हैं और सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, हिंदी की कई शब्दों को सीखते हैं। जैसे कई फॉरेनर्स नमस्ते करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ने भी हिंदी के विस्तार में अपना सहयोग दिया है। शिक्षा और विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में हिंदी को, वहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित है और वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशी छात्र भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा के अध्ययन के लिए हिंदी सीखते हैं। हिंदी पर शोध कार्य और अनुवाद भी किए जा रहे हैं। इससे हिंदी को अकादमिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। वैश्वीकरण और व्यापार में हिंदी का स्वरूप। भारत एक बड़ा बाजार है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए हिंदी का प्रयोग करती हैं। विज्ञापन, विपणन और डिजिटल सेवाओं में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां हिंदी में सामग्री तैयार करती है ताकि भारतीय ग्राहकों से बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके। इससे हिंदी का आर्थिक महत्व भी और अधिक बढ़ रहा है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का योगदान देखें तो इंटरनेट और तकनीक ने हिंदी के प्रसार को नई गति दी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग और वेबसाइटों पर हिंदी सामग्री तेजी से बढ़ रही है। आज हिंदी में समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और तकनीकी जानकारी आसानी से उपलब्ध है। मोबाइल और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की सुविधा ने हिंदी को विश्व के स्तर पर उपयोगी बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी को देखें तो विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। अनेक देशों में भारतीय दूतावास हिंदी दिवस और हिंदी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे
हिंदी का सम्मान और प्रभाव बढ़ता है। हिंदी बोलने वाले कुछ प्रमुख देश के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जहाँ दुबई है। तो इन सभी जगहों पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विश्व भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को देखें तो जनसंख्या के आधार पर हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। करोड़ों लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। हिंदी का साहित्य, पत्रकारिता और डिजिटल सामग्री लगातार विकसित और समृद्ध हो रही है। इस प्रकार हम कहें तो आज हिंदी केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि वैश्विक संस्कृति के संवाद की एक महत्वपूर्ण भाषा बनकर उभरी है। तो इस प्रकार हमने यूनिट 2 को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियोज़ बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 3 के साथ। धन्यवाद।